वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्लास 12th का जो हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी का जो हम लोग कर रहे थे, पार्ट 1 मैंने कराया था। इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला जो चैप्टर चल रहा था, जहां पर हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था। आप लोगों ने काफी सारा बच्चों ने इसको अच्छे तरीके से वॉच करा। और आज हम लोग जो पार्ट 2 करने वाले हैं, तो आइए एक बार हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए बच्चे, यहां पर सबसे पहले बात करिए, क्लास 12th का रहेगा आपका। यहां पर हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है अभी, जहां पर टॉपिक इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस पार्ट 2 हम लोग आज करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इसको करेंगे। तो आइए एक बार ओवरव्यू हम लोग लेते हैं कि हम लोग क्या क्या कंटेंट इसमें कवर करने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आइए बच्चे, कॉलोनियल रूल एंड इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम लोग समझेंगे। डेमोग्राफिक चैलेंजेस क्या क्या थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रेड एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या थी उस टाइम पर कॉलोनियल रूल के दौरान, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, एजुकेशन एंड हेल्थ इश्यूज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, इकोनॉमी क्या था, ये इकोनॉमिक में क्या चीजें था बिफोर इंडिपेंडेंस, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के सारे टॉपिक रहेंगे बच्चे। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको समझने वाले हैं। और ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करा है। आप सीक्वेंस में इसको वॉच करें, अच्छे से देखिए। नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम पर जाकर के उसको एक्सेस कर सकते हैं और इस तरह से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए बच्चे, हम लोग एक एक करके समझेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। आइए सबसे पहले हम लोग यहां पर समझेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या होता है। डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या मतलब होता है। द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यहां पर जो भी हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश रूल के दौरान जो चल रहा था, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल शोड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यहां पर क्या था, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, अराउंड 32 ईयर्स, हाई मोर्टेलिटी रेट्स था एंड लो लिटरेसी लेवल था। तो यहां पर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो यहां पर ब्रिटिश रूल के दौरान की हम बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था बहुत लो था, अराउंड 32 ईयर्स था। मोर्टेलिटी रेट जो बहुत ज्यादा था, और यहां पर लिटरेसी का जो रेट होना चाहिए वो बहुत ज्यादा कम था। एग्जाम्पल को समझते हैं। द बंगाल फेमिन ऑफ 1943 कॉज्ड मिलियंस ऑफ डेथ, शोइंग द पुअर हेल्थ केयर एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्यों हुआ बंगाल में, जो ये जो समस्याएं जो हुई थी किस वजह से हुई थी, तो पुअर हेल्थ केयर की फैसिलिटी बहुत ज्यादा कम थी, वहां पर फूड की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही नहीं था, इस वजह से ये समस्याएं वहां पर उत्पन्न हुई थी। तो यहां पर जब भी हम बात करते हैं डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक का मतलब उसकी जो सराउंडिंग की हम बात कर रहे हैं, यहां पर किस टाइम पे ब्रिटिश रूल के दौरान जो भी चीज हो रही थी, तो वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा कम था, यहां पर मोर्टेलिटी ज्यादा था, और यहां पर लिटरेसी का जो रेट था वो कम था। तो ये सारी इस वजह से यहां पर क्या हुआ बंगाल में 1943 के दौरान क्या हुआ, मिलियंस ऑफ डेथ, बहुत सारे लोगों का डेथ हो चुका था। यहां पर किस वजह से, क्योंकि हेल्थ की फैसिलिटी, हेल्थ केयर की फैसिलिटी क्या था, पुअर था, और यहां पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बहुत ज्यादा कम था, इस वजह से ये चीजें हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए एक्सप्लेनेशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम यहां पर देखते हैं कुछ की कंपोनेंट्स, की एलिमेंट्स को हम लोग समझते हैं। तो हाई मोर्टेलिटी रेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो था, उसके बारे में चर्चा करा। लिटरेसी रेट यहां पर क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान यहां पर क्या था, लो था। तो आइए, तो यहां पर हम एक एक कॉन्सेप्ट को जो अभी हमने डिस्कस करा, जो भी आपके कॉन्सेप्ट में मैंने अभी बताया, उसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। यहां पर मैंने जो भी बताया, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाई मोर्टेलिटी रेट और लो लिटरेसी रेट, इन तीनों ही कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। या ये चीज क्या है, हाई मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है। हाई मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें बच्चे, यहां पर जहां पर ड्यू टू फ्रिक्वेंट फैमिनिंग्स, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यहां पर क्या थी, हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत ज्यादा कम थी, और यहां पर पुअर हाइजीन्स थी। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज लो एज पीपल सफर्ड फ्रॉम malnutrition, diseases and lack of medical advancement। तो यहां पर बहुत ज्यादा
हेल्थ केयर फैसिलिटी था नहीं, जिस वजह से ये समस्याएं वहां पर होती थी। लोगों का जीने का जो एक्सपेक्टेंसी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा कम हुआ करता था, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी भी उतना अच्छा नहीं था। लो लिटरेसी रिजल्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश फोकसिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन रेदर देन मास एजुकेशन। तो यहां पर लो लिटरेसी की वजह से रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रहे थे, फोकस किस पे कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन रेदर देन मास एजुकेशन। क्लियर है पॉइंट्स? बढ़ सकता हूं आगे, चलिए। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड थ्रू द स्यूज कैनल। क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। द ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनल इन 1869, ये कब ओपनिंग हुआ था, 1869। शॉर्टेंड द ट्रेड रूट बिटवीन द इंडिया एंड ब्रिटेन। ये क्या था, व्यापार करने का एक रूट हुआ करता था, जहां पर क्या हुआ, किसके बीच में था, इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में। मेकिंग इट इजियर टू ब्रिटिश गुड्स टू रीच इंडियन मार्केट। यहां पर क्या हुआ करता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर बात करें, यहां पर ब्रिटिश से आने वाले गुड्स क्या होते थे, इजी तरीके से इंडिया में आ सकती थी। इसके बारे में यहां पर क्या करा गया, ये एक स्यूज कैनल बनाया गया, जो कब बनाया गया, 1869 में बनाया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये क्या था, ट्रेड रूट था, किसके बीच में, इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में। तो मेकिंग एट इजियर एंड ब्रिटिश गुड्स टू इंडियन मार्केट, इजी तरीके से इंडियन मार्केट में गुड्स आ सके। बिफोर द कैनल ओपन, ये कैनल को ओपन करने से पहले की अगर हम बात करें, शिप्स एंड सेल्ड अराउंड अफ्रीकाज केप गुड्स होप इंक्रीजेस द ट्रेड कॉस्ट एंड टाइम। तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, कॉस्ट भी इंक्रीज हो चुका था और टाइम भी ज्यादा लगता था। कब, जब ये कैनल ओपन करने से पहले की हम बात कर रहे हैं, बाद में जाकर के तो चीजें इजी हो गई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ऑक्यूपेशनल, क्या होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए बच्चे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वॉज इम्बैलेंस्ड। क्या था बच्चे, इनबैलेंस था, असंतुलन था, विथ मोस्ट पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। सिंपल वर्ड में ये समझो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो यहां पर लोग ज्यादा डिपेंडेंट, यहां पर मैक्सिमम लोग डिपेंडेंट किस पे थे, एग्रीकल्चर पे। तो ऑक्यूपेशन कहां पे होगा, तो यहां पर द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वाज इम्बैलेंस, बहुत ज्यादा असंतुलन था, विद द मोस्ट ऑफ द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर, वेरी फ्यू वर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो यहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन का ज्यादातर हिस्सा क्या कर रहे थे, किन सेक्टर में इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर में। तो सर्विस और मैन्युफैक्चर सेक्टर में बहुत कम लोग हुआ करता था। तो ये चीजें सिचुएशन था उस टाइम पर। आई बात समझ में, आइए फॉर एग्जांपल, हैंडलूम वर्कर्स लॉट्स देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश मशीन मेड। यहां पर हैंडलूम के जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी जॉब को लॉस्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश मशीन मेड टेक्सटाइल वर चीपर एंड फ्लोडेड इन इंडियन मार्केट। तो यहां पर क्या करा, मार्केट में सभी का जॉब को खत्म कर दिया, क्यों, क्योंकि यहां पर जो ब्रिटिश के जो मशीन था मेड टेक्सटाइल, ये बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता था, तो यहां पर इसने मार्केट को कवर कर लिया। आई बात समझ में, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को, हम लोग समझते हैं एक्सप्लेनेशन को। द ब्रिटिश डिड नॉट प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहां पर अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो क्यों प्रमोट करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन को, फोर्सिंग पीपल टू डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर सर्वाइवल। यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स ही नहीं कर रहे थे कि यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करे, ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं, सही है, जो कर रहे हैं कृषि में जो काम कर रहे हैं करने दो, उनको फोकस ना कराए या उनको फोर्स ना करे, उनके सर्वाइवल के लिए यहां पर एग्रीकल्चर बेस्ड है। ये कौन कह रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि इनका ग्रोथ हो, यहां पर सर्विस और मैन्युफैक्चर सेक्टर में भी लोग आए, इसके बारे में उनका इंटेंशन नहीं था। वो चाहते थे कि लोग अभी भी कृषि में ही लगे रहे। मोस्ट फार्मर डिड नॉट ओन लैंड। यहां पर बहुत सारे किसान जो थे, तो यहां पर जमीन जो है, जमीन किसी से लेकर के, ओनर से लेकर के, एक तरह से लगा लीजिए कि वहां पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कि उनका जमीन ले लिया, मालिक का जमीन है, उनका जमीन पे बाली लगा रहे हैं
और जो भी फसल हुआ उसमें से उसको कुछ पोर्शन उनको दे दिए, कुछ अपने को रख लिए। इस तरह से किया करते थे लोग। द मोस्ट फार्मर डिड नॉट ओन लैंड्स, लोगों के पास, किसान के पास अपना खुद का जमीन नहीं हुआ करता था। वर्कर्स अंडर लैंडलॉर्ड हु कलेक्टेड हैवी टैक्सेस, तो यहां पर क्या हुआ करता था, जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, जो जमीन के ओनर होते थे, ज्यादा टैक्सेस लेते थे, किनसे, फार्मर से। तो बहुत ये सिचुएशन थी उस टाइम पर ब्रिटिश रूल के टाइम। द इकोनॉमी लैक्ड डाइवर्सिफिकेशंस लीडिंग टू स्टेगनेंट ग्रोथ, बहुत ज्यादा ग्रोथ रुका हुआ था, बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं हो रही थी। द इकोनॉमी वॉज अनबैलेंस्ड एंड रियलाइज मेनली एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही बात है, और कोई ऑप्शन नहीं था लोगों के पास। ब्रिटिश पॉलिसीज डिस्करेजेस इंडियन इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है यहां पर अगर बात करें, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, ब्रिटिश की पॉलिसीज की बात करें, तो यहां पर डिस्करेज कर रहे थे किसको, इंडियन मार्केट में इंडस्ट्रीज को, इंडियन इंडस्ट्रीज को, एंड कीपिंग इंडिया अ रॉ मटेरियल सप्लायर। तो उनका ऑब्जेक्टिव था कि मार्केट में ये लोग जो है एग्रीकल्चर पर ही काम करें, सर्विस में ना आए, इंडस्ट्रीज में ना आए, जिससे कि उसका बेनिफिट वो ले रहे थे, उनको फायदा था, इसलिए वो चाह रहे थे कि उनके दौरान वो और मार्केट में कोई नहीं आए। ये इनकी ब्रिटिश की पॉलिसीज थी। आई बात समझ में? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बात करें बच्चे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था उस टाइम पर। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आइए एक्सप्लेनेशन की हम बात करेंगे। द ब्रिटिश डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली फॉर देयर ओन इकोनॉमी। यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी काम करा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सिर्फ अपने फायदे के लिए, ओन इकोनॉमिक के लिए, एंड मिलिट्री बेनिफिट्स सच एज रेलवे, पोर्ट्स एंड टेलीग्राफ्स। हाउएवर दीज डेवलपमेंट डिड नॉट बेनिफिट ऑफ कॉमन पीपल, यानी ये यहां पर जो भी एक्टिविटी इन्होंने करा, इनसे हर व्यक्ति का फायदा नहीं होगा। यहां पर जो भी अपने हित में रहते हुए अपने बेनिफिट के लिए, ओन इकोनॉमी के लिए काम करा, जहां पर मिलिट्री बेनिफिट जैसे रेलवे हो गया, पोर्ट्स हो गया, टेलीग्राफ्स हो गया, इस तरह से जो भी काम करा, जो भी डेवलपमेंट करा, उसमें कॉमन पीपल का बेनिफिट्स नहीं है, खुद का इंटरेस्ट है। आइए, रेलवे कनेक्टेड कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स लाइक महाराष्ट्र टू पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट टू ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल। तो कहां पर एक्सपोर्ट किया जा रहा था, ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल में, तो फायदा उन्हीं का तो था। आइए एक्सप्लेनेशन को हम समझते हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं एक बार। तो रेलवेज वर बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडियन विलेजेस टू ब्रिटिश फैक्ट्रीज। तो यहां पर रेलवेज के थ्रू हम क्या कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू रॉ मटेरियल को पहुंचाते थे, कहां पर, ब्रिटिश फैक्ट्रीज में, इंडियन विलेजेस से। द पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू द सपोर्ट ब्रिटिश एक्सपोर्ट। यहां पर पोर्ट्स की सहायता से हम ब्रिटिश को एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट ऑफ द बिजनेसेस। उसके बाद टेलीग्राफ्स हेल्प टू एडमिनिस्ट्रेशन बट वर नॉट यूज टू इंप्रूव इंडियन कम्युनिकेशंस। ये इंडियन कम्युनिकेशन के लिए था ही नहीं, इसका तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट था, अपना फायदे के लिए काम कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बेनिफिट्स ब्रिटेन नॉट इंडिया। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ किसके बेनिफिट के लिए था, ब्रिटेन के लिए था, इंडिया के लिए नहीं था, इस बात का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद रेलवेज, रोड हो गया, टेलीग्राफ्स हो गया, वर्ड यूज टू एक्सप्लॉइट इंडियन रिसोर्सेस। यहां पर इंडियन रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइटेट कर रहे थे रेदर देन मॉडर्नाइज द इकोनॉमी। बढ़ाने के बजाय इसको कहीं ना कहीं डिस्करेज करने का काम ही कर रहे थे। आइए बच्चे, उसके बाद रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें, उस टाइम पर कॉलोनियल रूल और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान की बात करें, तो आइए, द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया वॉज डेवलप्ड टू फैसिलिटेट ब्रिटिश ट्रेड। बच्चे यहां पर ध्यान रखेंगे, रेलवे का भी जो फैसिलिटी दिया गया किसके लिए, ब्रिटिश के ट्रेड करने के लिए ही दिया गया। वाइल इट इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी एंड इट प्राइमरली सर्व ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यहां पर इंटरेस्ट भी किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। आइए एग्जांपल को देखते हैं। 1857 रिवोल्ट वॉज कंट्रोल्ड क्विकली बिकॉज द ब्रिटिश यूज रेलवे मूव टू देयर आर्मी। तो यहां पर आर्मी के लिए, किसके आर्मी के लिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उनका ही फायदा था। आइए एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। द रेलवे वर नॉट बिल्ट टू सपोर्ट इंडियन इंडस्ट्रीज। ये जो रेलवे बनाया गया सिर्फ और सिर्फ यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, बट ट्रांसपोर्ट ब्रिटिश
गुड्स वर अक्रॉस इंडिया। उसके बाद रोड्स एंड रेलवेज हेल्प ब्रिटिश, यहां पर जो रोड्स थे, रेलवेज थे, वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश को ट्रूप्स मूव क्विकली सपोर्ट्स एंड इंडियन अपरेजिंग। आइए यहां पर कुछ की कंपोनेंट्स को देखते हैं। रेलवेज हेल्प टू ब्रिटिश बिजनेसेस ग्रोथ, बिल्कुल सही बात, नॉट इंडियन इंडस्ट्रीज, ये बात तो था ही उसका। ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट वाज नॉट फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन का वेलफेयर के लिए नहीं था, यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के फायदे के लिए बनाई गई थी इन चीजों को। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्या था उस टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम में क्या हुआ करता था, मिनिमल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे बहुत ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट था। लिटरेसी रेट रिमेन्ड लो एंड हॉस्पिटल वर स्केयर्स, इस हॉस्पिटल की फैसिलिटी बहुत ज्यादा कम था उस टाइम पर। 1857 रिवोल्ट वाज कंट्रोल्ड क्विकली बिकॉज ब्रिटिश यूज रेलवे टू मूव देयर आर्मी, ये चीज अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस करा है। आइए बच्चे एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। द ब्रिटिश फोकस ऑन ट्रेनिंग क्लर्क फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रेदर देन द मास कम्युनिकेशन एजुकेशन, तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन पे फोकस किया गया है। हेल्थ केयर रिमेन्ड अंडर डेवलप्ड, हेल्थ केयर अभी भी कम था, लीडिंग टू हाई इनफ्रंट मोर्टेलिटी एंड फ्रिक्वेंट एपिडेमिक्स। आइए हम यहां पर कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं। एजुकेशन वाज लिमिटेड टू दोस नीडेड फॉर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाती थी। हेल्थ फैसिलिटीज वर इनएडिक्वेट लीडिंग टू हाई डेथ रेट्स एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पे हेल्थ केयर की फैसिलिटी इनएडिक्वेट था जिसकी वजह से डेथ रेट ज्यादा था एंड यहां पर हाई डेथ रेट एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम पे हुआ करती थी। आइए बच्चे उसके बाद इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें। इंडिपेंडेंस के बाद हम अगर बात करें तो बाय 1947 1947 के बाद क्या हो गया, यहां पर इंडिया हैड अ वीक ऑफ इकोनॉमी विद हाई पॉवर्टी, उस टाइम पे क्या था, इंडिया के अंदर पॉवर्टी ज्यादा था, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, बिल्कुल सही बात है, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, लोग मेनली एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। ये कब की बात है, 1947 की बात है, जब भारत आजाद हुई थी उसके बाद क्या हुआ था, यहां पर इंडिया हैड अ वीक इकोनॉमी, यहां पर पॉवर्टी ज्यादा था, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कम होती थी, लोग डिपेंडेंट कहां पर थे, एग्रीकल्चर में, मेनली उनका प्रोफेशन क्या होती थी, एग्रीकल्चर rather than manufacturing and services. The economy was a dire need for the reforms. उसके बाद रिफॉर्म्स को लाया गया। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को बोलते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज फ्यू इंडियन इंडस्ट्री बट स्ट्रगल ड्यू टू ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। ये सारे के सारे स्ट्रगल क्यों करना पड़ा, सिर्फ एक ही वजह था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए बनाया गया था, इंडियन इकोनॉमी को दबा रहे थे, दबाव में थी, तो ये समस्याएं थी उस टाइम पर। आइए बच्चे आइए हम एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। इंडस्ट्रीज वर अंडर डेवलप्ड ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज, बिल्कुल सही बात है, एंड एग्रीकल्चर वाज क्राइसिस विद फ्रीक्वेंट फेमिन एंड लो प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है, एग्रीकल्चर मेन था। हाई पॉवर्टी लेवल्स ड्यू टू डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट एंड इंक्रीजिंग लैंड टैक्सेस। आइए इंडिया वाज लेफ्ट अंडर डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यहां पर अगर बात करें तो इंडिया वाज लेफ्ट अंडर डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। इकोनॉमिक पॉलिसीज वर डिजाइंड बेनिफिट्स ब्रिटेन नॉट इंडिया, ऐसा था उस टाइम पर। चलिए आइए बच्चे कंक्लूजन को हम एक बार समझते हैं अच्छे से। ब्रिटिश पॉलिसीज लीड टू इकोनॉमिक स्टेग्नेशन, industrial and agriculture sector declines. The Indian economy was left in a poor condition at the time of independence. Colonial policies drained India's wealth and resources. Lack of investment in industries, education and health caused long-term economic struggle. तो इससे क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट कम करने की वजह से इंडस्ट्रीज के अंदर, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे लॉन्ग टर्म आपकी ग्रोथ रुक गई थी। चलिए आइए बच्चे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा है उसको एक बार रिकैप करते हैं। कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन के बारे में समझा, ब्रिटिश ड्रेन्ड इंडियाज वेल्थ, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब एवरेज लाइफ स्पैन वाज जस्ट 32 ईयर्स,
हाई मोर्टालिटी एंड लो लिटरेसी का मतलब पुअर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन के कारण होता है। स्विच कैनल एंड ट्रेड की बात करें, बूस्ट ब्रिटिश ट्रेड एफिशिएंसी। अनबैलेंस ऑक्यूपेशंस की अगर बात करें, मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, यहां पर लोग ज्यादा किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ब्रिटिश की बात करें, रेलवे एंड पोर्ट्स सर्व ब्रिटिश नीड। निग्लेक्टेड एजुकेशन एंड हेल्थ की बात करें, मिनिमल इन्वेस्टमेंट इन अ पब्लिक वेलफेयर। वीक इकोनॉमी इन 1947 की बात करें, पॉवर्टी, लो इंडस्ट्रीज एंड हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर की बात करी जाती है। इकोनॉमिक स्टेग्नेशन की बात करें, अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करी जाती है। तो इस तरह से मैंने सभी चीजों को समझाया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, न्यू पार्ट के साथ। यहां तक आप लोग रिवाइज करोगी और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओगी। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।